हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल.एस. चौहान बायोलॉजी में। 12th क्लास बायोलॉजी। तो आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पुष्प क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार पुष्प पौधे के तने का या प्रैरोह का, तने को प्रैरोह भी कहा जाता है, वह रूपांतरित भाग है जिस पर पौधे के प्रजनन अंग विकसित होते हैं। ये पुष्प की डेफिनेशन होती है। अब आइए आगे चलते हैं। सभी पुष्प पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, यानी पौधों के लैंगिक अंग जो होते हैं वो पुष्प में बनते हैं। लैंगिक जनन करने के स्थान होते हैं। यदि पुष्प की संरचना की बात की जाए तो पुष्प में दो प्रकार के अंग होते हैं। एक कायिक अंग, वेजिटेटिव ऑर्गन, और दूसरे होते हैं भाई लैंगिक अंग, जो प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग दो प्रकार के होते हैं, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, स्टेमेन कहा जाता है, या उनके समूह को पुमंग यानी एंड्रोसियम कह सकते हैं। मादा जनन अंग को जायंग कहा जाता है या जाइनोसियम कहा जाता है। पहले आती है नर जनन अंग पुंकेसर। पुंकेसर पुमंग की इकाई है, अर्थात स्टेमेन एंड्रोसियम की एक यूनिट है। इसके दो भाग होते हैं। एक इसमें धागे जैसा भाग होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के अंतिम सिरे पर एक कैप जैसी यानी चैम्बर जैसी संरचना होती है जिसे एंथर या पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में लघु बीजाणुधानी विकसित होती हैं जिनमें परागकण भरे रहते हैं। अब पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी है, उसकी संरचना ये दिखाई है कि संरचना में सबसे पहले यानी सबसे बाहर की ओर एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर एंडोथीसियम की परत होती है, फिर मध्य परतें होती हैं जिसमें 2-3 लेयर हो सकती हैं, और सबसे अंदर यानी पराग कोश में या लघु बीजाणुधानी में सबसे अंदर की जो परत होती है उसका नाम होता है टेपिटम। ये याद रखना। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनका कोशिका द्रव्य बहुत सघन होता है, और उनमें प्रत्येक कोशिका में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस या एक से ज़्यादा केंद्रक हो सकते हैं। ये कोशिकाएं यानी टेपिटम की कोशिकाएं पराग कणों के पोषण का प्रबंध करती है। टेपिटम क्या है, कहाँ पाई जाती है, उसका क्या कार्य है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद प्रोसेस आती है लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पुष्प के नर जनन भाग अर्थात लघु बीजाणुधानी में जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या होता है इसमें? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो 2n होती हैं। उनसे मल्टीप्लिकेशन द्वारा, गुणन द्वारा पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। वो भी 2n होती है, द्विगुणित होती है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु अर्थात परागकण निर्मित होते हैं। एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित परागकण निर्मित होते हैं। फिर परागकण की संरचना की यदि बात की जाए तो परागकण 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। उनके चारों ओर 2 लेयर्स यानी 2 परत होती हैं, जिसे जो बाहर की ओर है वो खुरदरी होती है, उसका सरफेस खुरदरा होता है, उसे एक्सान या बाह्य चोल कहते हैं। अंदर वाली लेयर को इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल एक बहुत ही कठोर पदार्थ, बहुत ही कठोर केमिकल स्पोरोलेनिन से बना होता है, और आंतरिक परत या अंतःचोल इंटाइन
पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। परागकण की संरचना की यदि कोशिका की बात की जाए तो उसमें एक जनन केंद्रक होता है, यानी चारों ओर 2 लेयर होती हैं। सबसे बाहर एक्साइन, उसके अंदर इंटाइन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जनन केंद्रक या जर्म न्यूक्लियस। ये पौधे का मेल पार्ट हुआ। अब आइए फीमेल पार्ट की ओर चलते हैं। तो मादा जनन अंग को जायंग या स्त्री केसर कहते हैं। जायंग के 3 भाग होते हैं। उसका सबसे ऊपर का सिरा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, जहाँ परागकण आकर बैठते हैं। परागण के बाद बीच में एक ट्यूब, मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं और निचले फूले हुए भाग को जो वृंत के साथ जुड़ा उसे कहते हैं अंडाशय या ओवरी। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं और बीजांड में फीमेल जैमिटोफाइट अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण होता है। एक बीजांड का चित्र दिखा दिया, जिधर छिद्र है उसे बीजांड द्वारा माइक्रोपेल कहते हैं। उसके अपोजिट भाग को निभाग या चैलेजा कहते हैं। इसके चारों ओर 2 अध्या आवरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, और अंदर होता है भाई भ्रूण कोष। भ्रूण कोष में 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। माइक्रोपेल की ओर भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें एक एग सेल होती है, अंडाणु कोशिका होती है, और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनीजर्ड होती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक द्वितीय केंद्रक होता है जो 2n होता है। गुरु बीजाणु जनन, यानी बीजांड में फीमेल जैमिटोफाइट के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या होता है इसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। परंतु एक अंतर यहाँ ये है कि लघु बीजाणु में एक कोशिका से 4 परागकण निर्मित होते हैं और यहाँ एक द्विगुणित कोशिका से केवल एक ही फीमेल जैमिटोफाइट उत्पन्न होता है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये पूरी प्रक्रिया समझाइए किस प्रकार होता है। और देखिए इसमें ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं जिन्हें प्रतिवेशांत या एंटीपोडल कहते हैं। फिर ये द्वितीय केंद्रक है। इसके बाद एग सेल और 2 सहायक कोशिकाओं के साथ 3 कोशिकाओं का समूह नीचे की ओर है। फिर आता परागण, पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। स्रोत के आधार पर परागण 2 प्रकार का होता है, परपरागण, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब परागण की ऐसी विधि जब किसी पुष्प के परागकण किसी पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्पों पर स्थानांतरित हों। अब यहाँ 2 कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर गए हों, यानी पुष्प चेंज नहीं हुआ तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। और यदि पुष्प चेंज है लेकिन पौधा चेंज नहीं है, उसको सजात पुष्पी परागण या जैटियोगैमी कहते हैं। अनउन्मिल्य पुष्प, ये कुछ पौधे जैसे वायल, ऑक्जेलिस, कैमलिना, मूंगफली, खट्टी बूटी ऐसे पुष्प उत्पन्न करते हैं जो अपने जीवन में कभी भी खिलते नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। अब बताइए जब पुष्प बंद रहेगा तो उसमें केवल स्वपरागण हो सकता है, परपरागण नहीं होगा। तो ऐसे पुष्पों को जो कभी खिलते नहीं हैं अनउन्मिल्य पुष्प कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। इसके विपरीत जो पुष्प खिलते हैं उनको उन्मिल्य अर्थात कैस्मोगैमस कहते हैं। फिर आता परपरागण, जहाँ पौधा चेंज हो जाए। देखिए चित्र में एक पौधे के परागकण दूसरे पर जा रहे हैं नहीं, तो जहाँ पर प्लांट चेंज है उसे कहते हैं परपरागण। परागण के अभिकर्मक, यानी परागण कराता कौन है? तो अभिकर्मक का मतलब है वे फैक्टर, वे कारक जो परागण की क्रिया को कराते हैं, परागण के अभिकर्मक या एजेंट कहलाते हैं।
ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जीवित और अजीवित। अजीवीय में वायु और जल मुख्य होते हैं, जबकि जीवित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कीट, उसके बाद पक्षी। अन्य एनिमल्स भी कहीं कहीं परागण करा देते हैं। वायु परागण, तो वायु परागण एक अजीवी कारक द्वारा परागण है, यानी वायु के द्वारा यदि किसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे वायु परागण कहते हैं। उसकी विशेषताएं ये हैं कि परागकण बहुत हल्के होने चाहिए ताकि वायु में आसानी से उड़ सके, पुंकेसर अनावृत होने चाहिए, वर्तिका लंबी होनी चाहिए ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके, परागकणों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे पौधों में, जैसे घास है, मक्का है, बाजरा है, धान है, गेहूँ है, इन सब में वायु परागण होता है। जल परागण बहुत दुर्लभ है, जलीय पौधों में होता है। अब उनकी विशेषता ये है कि भाई मादा पुष्प के डंठल लंबे होने चाहिए, परागकण जल में तैरने के लिए अनुकूल होने चाहिए, जैसे हाइड्रिला का पौधा है, वेलिसनेरिया का पौधा है, जोस्टेरा का पौधा है। प्राणी परागण, प्राणी मतलब जंतुओं से होने वाले परागण, सबसे ज़्यादा परागण होता है मधुमक्खियों से, तितलियों से, चींटियों से, बर्र से, पक्षी से, चमगादड़ से, सरीसृप से। छिपकली भी परागण करा देती है। जंतुओं द्वारा जो परागण होता है तो उनके पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं। वही प्रजनन युक्तियां, यानी स्वयं परागण को रोकने के उपाय क्या भाई? परागण स्त्री केसर संकर्षण, यानी जो वर्तिकाग्र है और परागकण है, इन दोनों के बीच एक रासायनिक पहचान होती है, रासायनिक संवाद होता है। यदि वर्तिकाग्र और परागकण दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही जाति के हैं, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यदि नहीं है तो पराग अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि को वर्तिकाग्र रोक देगा और वो प्रक्रिया फेल हो जाएगी। कृत्रिम परागण क्या होता है? जब हम अपनी इच्छा के अनुसार एक पुष्प के परागकण, एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे पर डालना चाहें या उनमें फर्टिलाइजेशन कराना चाहें, उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। हम ये कार्य हाइब्रिड पौधे प्राप्त करने के लिए या पौधों की जातियों में आनुवांशिक सुधार करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रक्रम होते हैं, जैसे एक होता है विपुंसन, यानी परागण से पहले विपुंसन अर्थात उस पुष्प के पुंकेसर को काट कर निकालना होगा ताकि उसमें स्वपरागण ना हो जाए। दूसरा बैगिंग, यानी कृत्रिम परागण के बाद पुष्प को पॉलीथीन की थैलियों में बंद करना होगा ताकि पर परागण ना हो जाए। एक डबल फर्टिलाइजेशन बहुत आता है भाई, क्या है ये? फीमेल जैमिटोफाइट में द्वितीय केंद्रक और एग सेल, दो हमारे पास फीमेल फर्टिलाइट ऑर्गन होते हैं। इधर परागकण के पास भी दो नर युग्मक थे। अब दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक फीमेल जैमिटोफाइट की एग सेल को फर्टिलाइट करेगा, निषेचित करेगा, जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। इस क्रिया को सत्य निषेचन कहेंगे। दूसरा द्वितीय केंद्रक फीमेल जैमिटोफाइट के द्वितीय केंद्रक को फर्टिलाइट करेगा, जिसे त्रिक सम्मेलन, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके द्वारा 3N स्ट्रक्चर बनती है जो बाद में एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष बन जाती है। तो अब निषेचन तो 2 बार हुआ भाई। इस डबल फर्टिलाइजेशन दोहरे निषेचन की खोज की थी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने।
निषेचन पश्च घटनाएं यानी निषेचन के बाद पुष्प में क्या हुआ, भी दो चीज बनी वहां पर, एक भ्रूणपोष और भ्रूण। भ्रूणपोष किससे बना, द्वितीय केंद्रक प्लस नर युग्मक। भ्रूण किससे बना, एग सेल प्लस नर युग्मक। अब दोनों अलग अलग डेवलपमेंट करेंगे। तो पहले दिया इन्होंने भ्रूणपोष का विकास, बार बार विभाजन करके जो 3n स्ट्रक्चर बनी थी, त्रिगुणित केंद्रक बना था, वो बार बार विभाजन करके भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा। अब उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भ्रूण विकसित करते समय, भ्रूण का विकास करते समय अपने भ्रूणपोष को खर्च कर लेते हैं। तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जितने भी दाल वाले पौधे हैं सभी के बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो अपने बीजों में भ्रूणपोष को सुरक्षित रखते हैं भविष्य के लिए, वो खर्च नहीं करते, उनके बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे अनाज। फिर आता है भाई बीज और फल। यानी निषेचन के बाद पुष्प में जो बीजांड थे, ओवरी के अंदर जो बीजांड थे, वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी जो होती है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। तो फल क्या है, प्रश्न आता है व्हाट इज फ्रूट्स, फल क्या है। निषेचन पश्चात पुष्प में विकसित होने वाली वह संरचना जिसका निर्माण ओवरी से होता है फल कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और एक असत्य फल। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हुआ हो सत्य फल कहलाते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता आभासी फल या असत्य फल कहलाते हैं। असत्य फलों के उदाहरण सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू ये हैं। और सत्य फलों में बाकी ये सब आम, आड़ू, बेर, अमरूद ये सब सत्य फल होते हैं। तो इस प्रकार पहला चैप्टर पूर्ण होता है और यही इसके नोट्स हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। पुष्प की परिभाषा हो गई, पुष्प की संरचना, नर जनन अंग यानी पुंकेसर, परागकोश की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणु जनन की क्रिया, परागकण की संरचना, परागकण की कोशिका, मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर, अंडाशय और बीजांड, बीजांड की संरचना, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया, परागण की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, परागण के प्रकार और विधियाँ, उन्मिल्य पुष्प, अनउन्मिल्य पुष्प दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं टिप्पणी लिखने के लिए। पर परागण यानी स्वपरागण पर परागण दोनों हैं, और परागण की विधियों में वायु परागण, जल परागण और कीट परागण यानी जंतु परागण। डबल फर्टिलाइजेशन की परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है। भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और फल और बीज, सत्य और असत्य फल। धन्यवाद।